अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ना है और उसकी हमने शेप्स देखनी है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट फंक्शन शेप होता है। पर इसके पहले कि हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करिएगा ताकि जब भी कोई इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट वीडियो अपलोड हो उसके अपडेट्स आप तक आ सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने मजीद यूजफुल वीडियो लिंक शेयर किए हुए हैं। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपने चैप्टर 3 को स्टार्ट करना है जो इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि सरमायाकारी क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है, इसकी शेप्स क्या है और ग्राफ्स और न्यूमेरिकल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले हमें कैपिटल को समझने की जरूरत है ताकि हम इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने कैपिटल के बारे में बताया है कि इकोनॉमिक्स का ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है जिसमें बहुत जरूरी है कि हम इसको फर्दर इन्वेस्ट करें ताकि हम उससे मुनाफा कमा सकें। बाय डेफिनेशन सरमायाकारी से मुराद जर, नकद या बैंकों में जमाशुदा रकूम होती है, जबकि किसी भी कारोबारी शख्स के नजदीक इसका कारखाना, आलात, औजार, खाम माल और दफ्तरी साजो सामान वगैरह भी उसी का सरमाया होता है। लेकिन इल्म माशियात में या इकोनॉमिक्स में हमारे सरमाए का मफहूम इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। यहाँ पर हम इससे मुराद दौलत का वो हिस्सा लेते हैं जो मजीद दौलत पैदा करने के लिए या आमदनी को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमारी इमारतें, मशीनें, हमारे आलात और औजार, खाम माल, सारी सड़कें, रेलें, बहरी जहाज, हवाई अड्डे, बिजली घर वगैरह सब इसके जिम्मे में आते हैं। सरमाए को डिस्कस करते हुए ये बात याद रखने की जरूरत है कि अशयाए सरमाया बराह रास्त तस्कीन का बाइस कभी भी नहीं बनेगी, यानी आपको डायरेक्टली उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, बल्कि ये दूसरी अशिया खिदमात की पैदाइश में मददगार बनती है। मीन्स ये कि वही अशिया और सरमाया इसमें शामिल होंगी जो मजीद आमदनी हासिल करने के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में या नई हालत में खरीदी जाएंगी। अगर हम एक पुरानी कार को खरीदते हैं और उसको बतौर टैक्सी चलाते हैं तो माशी नुक्ते नजर से ये सरमाया में शुमार नहीं होगी। इसी तरह से अगर एक पुराना मकान हम खरीद कर उसे किराए पर दे देते हैं तो भी कौमी सतह पर इसे सरमाए में हम शामिल नहीं कर सकते। ऐसी अशिया जाती आमदनी का तो सबब बन जाएंगी लेकिन मुल्की दौलत में इसका कोई भी इजाफा नहीं होगा। चैप्टर 1 में भी हमने बार बार ये डिस्कस किया था कि हमारे मुल्क की तरक्की तभी होगी जबकि हमारी पैदावार में इजाफा होगा। पुराने इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट करने से हमारी कौमी आमदनी में इजाफा नहीं होगा। सरमाए के मफहूम के ज़मन में ये बात भी हमें ज़हन नशीन करनी है, ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसी दौलत जो महज ख्वाहिशात की तस्कीन का बाइस बनती है और जरिए आमदनी नहीं होती उसे हम सरमाया नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जाती इस्तेमाल के लिए कार खरीदेगा तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि उसकी यूटिलिटी में शामिल हो जाती है, उसकी सहूलत के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आमदनी हासिल करने के लिए उस कार को वो बतौर टैक्सी चलाएगा तब वो कार सरमाया होगी, लेकिन बशर्त है कि वो कार न्यू हो। लिहाजा किसी शय का इस्तेमाल इसके पेश नजर कहा जा सकता है कि वो सरमाया की सिफ में आता है या नहीं आता है। तो हम डिसाइड कर सकेंगे कि अगर तो वो चीज इन्वेस्टमेंट के ज़िम्मे में आएगी या नहीं आएगी विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक टर्म्स। सरमाया की चंद तारीफें जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी थी अब हम उसको देखते हैं कि एडम स्मिथ ने क्या कहा था। इनके ख्याल में सरमाया किसी शख्स की दौलत का वो हिस्सा होता है जिससे मजीद आमदनी हासिल हो, जो कि अभी हम पिछले कुछ लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह से अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि वो तमाम जमाशुदा दौलत जो एक आमल पैदाइश की हैसियत से इस्तेमाल में आती है उसे हम सरमाया कहते हैं। जो भी चीज जो हम पैदाइश में इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उसको हम सरमाया कहते हैं। रिकार्डो कहते हैं कि सरमाया किसी मुल्क की दौलत का वो हिस्सा होता है जो पैदाइशी दौलत की गर्ज से ही इस्तेमाल किया जाए या कंज्यूम किया जाए। स्टोनियर
और हेग ने भी इसके बारे में डिफिनेशंस दी थी। उनके मुताबिक सरमाए की इस्तेलाह इन सब वसाइल पैदाइश को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्हें इंसानों ने दानिस्ता तौर पर इसलिए बनाया हो, यानी पर्पसली ऑन पर्पस बनाया हो कि वो मुस्तकबिल में जारी रखने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सकें। अगर हम सरमाया को बहैसियत एक आमिल पैदाइश के लेंगे तो हम दर्ज तारीखों से बेहतर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। मसलन सरमाए से मुराद कुदरती एहतियात के अलावा अशिया हैं जो अमले पैदाइश में मदद पहुंचाती हैं, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा। प्रोफेसर डडले ने ये कहा था, और हर दफा हमने जब इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया तो हमने प्रोडक्शन का जिक्र किया। अब प्रोडक्शन के अमल को मुकम्मल करने के लिए जो कुदरती एहतियात के अलावा यानी नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा जो भी रिसोर्सेज हम यूज करेंगे उसको हम अपनी सरमाए या कैपिटल कहेंगे। सरमायाकारी या डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? ठीक है, प्रोफेसर डिलार्ड ने इसके बारे में कुछ इस तरह से कहा था कि सरमायाकारी से मुराद सरमाए की हकीकी असासों में इजाफा करने से है, यानी नए कारखाने हम कायम करेंगे, नई इमारतों का तामीर करेंगे, नकलो हमल की नई सहूलतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे और नई जमीन को रेरे काश्त वगैरह लाएंगे। अगर इंग्लिश में आप देखें तो ये कुछ इस तरह से है कि इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल एसेट्स। जो आपके पास रियल कैपिटल एसेट्स हैं, चाहे वो अमारात की शक्ल में हो, नई सहूलतों की शक्ल में हो या नई भी जमीन की शक्ल में हो, अगर आप उसमें एडिशन करते हैं तो उसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सच एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्रीज, न्यू ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड एडिशनल इन्वेंटरीज टू योर स्टॉक। इसी तरह से एडवर्ड शेपरियो जो कि इटालियन इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने कहा किसी अरसा में भी माशरत की पैदावार के उस हिस्सा की मालियत जो नई तमीरात, नई देर पाशिया पैदावार और फिरस्ती जखीरों की शक्ल इख्तियार करती है, उसे हम सरमायाकारी कहेंगे। In English, it is as such the value of that part of the economy's output for any time period that takes the form of new structures, new produces durable equipment and change in inventories. यानी जो भी नई ड्यूरेबल इक्विपमेंट आप अपने सरमाए में ऐड करते हैं या अपनी इन्वेंट्री अगर आपकी चेंज हुई है, इन्वेंट्री से मुराद जो भी आपके पास ऑलरेडी चीजें अवेलेबल हैं फॉर प्रोडक्शन, उनमें अगर कोई चेंजेस आए हैं तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। प्रोफेसर ईस्टन इसके बारे में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट से मुराद ऐसी अशियाए सरमाया का हसूल है जो अपनी जिंदगी में नई आमदनी पैदा कर सके, जो कि इतनी हो जिसकी कदर कीमत उसके मौजूदा मसारफ से कम ना हो, यानी उसकी इनकम में या वेल्थ में कोई इजाफा होना जरूरी है। अगर उसकी इनकम या वेल्थ में कोई इजाफा नहीं हो रहा तो फिर हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रोड्यूसर गुड व्हिच इज बिलीव्ड will produce during lifetime on income, the present value of which is not less than the cost of investment at the time when it was made. इन सब तारीखों से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि माशियात में सरमायाकारी से मुराद हकीकी असासों में इजाफा करना ही है, यानी हम ऐसे काम करें जिनसे मुल्क के असासे बढ़ते चले जाएं। यानी जब हम नए कारखाने, इमारतें या कोई भी नई सड़कें तामीर करेंगे तो कारखानों में पैदावार की गुंजाइश बढ़ जाएगी और नई मशीनें इस मकसद के लिए तलब की जाएंगी। नई मुश्तरका सरमाए की कंपनियां भी कायम की जाएंगी। सो इन सब को हम सरमायाकारी कह सकते हैं। अगर हमने अपने पॉइंट्स में सरमायाकारी को डिफाइन करने हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि सरमायाकारी ऐसी अशिया की पैदावार जो अशियाए सरफ को पैदा करने में बिल वास्ता या बराह रास्त मददगार साबित हो, हम उन्हें सरमाया कहेंगे। मसलन कारखानों में जो मशीनें वगैरह हैं या कोई भी मशीनरी जो आपको फर्दर प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, वो आपका कैपिटल है जिसमें आप फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। ज़राए रस्ल और रसाइल को बेहतर बनाने के लिए, इनसे मुतल्लिका साज़ो-सामान की खरीद के लिए, ये भी सारे इन्वेस्टमेंट के जिम्मे में आएंगे। नए मकानात अगर आपने लेने हैं, दफ्तरों की तामीर करनी है, मुतल्लिका शोबों की तरक्की के लिए, इनसे मुतल्लिका खाम माल
दीगर अशिया की पैदावार में इजाफा करने के लिए जो भी चीजें आप खरीदते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जैसे कि कानकुनी, माहीगिरी की तरक्की वगैरह के लिए जरूरी सामान वगैरह। अब हम लोगों ने देखा है कि हमारी सरमायाकारी की मुख्तलिफ शेप्स क्या है या मुख्तलिफ सूरतें क्या हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम अपनी स्लाइड्स देखते हैं, फिर हम आपकी बुक की तरफ आते हैं। चलिए हम आपकी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देखना है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है। आज इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हम लोगों ने स्टडी किया, जिसके बारे में डिफरेंट डेफिनेशन हम लोगों ने देखी। अब हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट शेप्स क्या है, ये किस किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट फंक्शन आप बार बार इकोनॉमिक्स में इनकाउंटर करेंगे। इसके पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था। आपकी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट in economics refers to the expenditure on the purchase of such goods which enhances overall production capacity in the domestic economy। अगर आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी की किसी भी किस्म के इंजेक्शन से पैदावार में इजाफा होता है तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। It is also an expenditure on the fixed assets such as plant and machinery and expenditure on anything that can help you to produce more। अब हमने क्योंकि इन्वेस्टमेंट की टाइप्स को देखना है तो हम देखते हैं कि कितने किस्म की इन्वेस्टमेंट वो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर सकते हैं। पहली किस्म जो होगी वो फाइनेंशियल या रियल इन्वेस्टमेंट की होगी, दूसरी इंड्यूस और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होगी, यानी या तो वो इंड्यूस होगी या ऑटोनमस होगी, प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी, ग्रॉस होगी या नेट होगी। अगली जो किस्म है वो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी होगी। ये कंट्रास्टिंग टर्म्स है, इनकी कंट्रास्ट में ही हम इन्वेस्टमेंट को स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल या रियल इन्वेस्टमेंट क्या है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज। इट इज इंडीड सिग्निफिकेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू as it implies an increase in its total assets। ये हमारे उस एक्सपेंडिचर को रेफर करती है जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी स्टॉक्स और शेयर्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल करती है। ये हर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहमियत रखती है क्योंकि ये टोटल एसेट्स में आपके इंक्रीज का बाइस बनती है। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। यानी अगर हम इसको पूरे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं रखती अनलेस इट इज अंडरटेकन बाय आवर रेजिडेंट्स इन द होल वर्ल्ड। Until and unless हमारी पूरी दुनिया में जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, हमारे जो बैरून मुल्क रहने वाले कौमी लोग हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर वो इसको अंडर कंसिडरेशन ना लें, इसमें थोड़ी हेल्प ना करें तो ये हमारे लिए एज अ कंट्री ऑन द होल यूजलेस है। Real investment refers to the expenditure on the purchase of such goods which enhances the overall production in the domestic economy। ये हमें उस पॉइंट को रिफर करती है जहां पर हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा हो। अगर ओवरऑल इकोनॉमी को नहीं होगा तो वो रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगली टाइप जो है वो इंड्यूस और ऑटोनमस की है। इंड्यूस से मुराद ये है कि गवर्नमेंट इसमें रोल प्ले करे, इन्वेस्ट करे, इंजेक्ट करे अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ से जो कि ऑटोनमस होती है, जिस तरह ऑटोनमस कंजम्पशन हमने पढ़ी थी कि जीरो इनकम पर भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगी, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर आपकी इनकम किसी हद तक इंक्रीज हुई है जिससे आप गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंजेक्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू होगी, इसलिए ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। एक्स एक्सिस पर आप इनकम को लेंगे, वाई एक्सिस पर आप इन्वेस्टमेंट को लेंगे। जिस तरह से आपकी इनकम में इंक्रीज होता है y1 से y2 में, इसी तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट I1 से I2 पर चली जाती है, इसमें भी इंक्रीमेंट शो होता है और उनका ग्राफ अपवर्ड या पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। ये प्रोफेसर काइजर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने कहा था कि when an increase in investment is due to the increase in current level of income and production, it is known as induced investment। जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होता है, कंजम्पशन वाले लेक्चर्स में भी हमने यही सीखा था, जैसे ही इनकम इंक्रीज होगा आपकी इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज होगा क्योंकि आपकी कंजम्पशन उस रेशियो से नहीं बढ़ेगी
जिस रेशो से आपकी इनकम बढ़ रही है। अगर आपको स्टिल लेक्चर्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जाकर वो लेक्चर्स विजिट कर सकते हैं जो चैप्टर 2 के हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर हो सके। हम आगे चलते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरली एसोसिएट होती है विद सच फैक्टर एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्निक्स or products, the development of the new resources or the growth of population and labor force। ये आपकी रिलेट करेगी आपकी लेबर फोर्स के साथ, आपकी पॉपुलेशन के साथ और साथ ही साथ आपकी डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिसोर्सेज। ये उस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करती है जो कि इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगी तब जबकि आपकी ओवरऑल इनकम अगर जीरो भी हो। तो यहाँ पर हम जीडीपी को इनकम से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो कि एक्स पर है, इन्वेस्टमेंट को आई से, और क्योंकि जीरो इनकम पर भी कोई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करती है इसलिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है। प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो इनमें क्या चेंज आता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिस तरह के नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट व्हिच इज मेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करता है नया नफा कमाने के लिए तो वो वाली जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी एंड सोली प्राइवेट होगी, क्योंकि वो अपना पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट में क्योंकि नफा देखा जाता है, सबका बेनिफिट देखा जाता है, वेलफेयर देखा जाता है, इसलिए इट इज दैट इन्वेस्टमेंट व्हिच इज मेड बाय द सेंट्रल प्रोविंशियल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सच एन इन्वेस्टमेंट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जिसमें लोगों का ऑन द होल वेलफेयर कंसीडर किया जाता है। हम आगे देखते हैं कि ग्रोस और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ द कैपिटल गुड्स एट एनी गिवन पॉइंट इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी जो भी टोटल एक्सपेंडिचर हम करेंगे कैपिटल गुड्स पर किसी भी टाइम पीरियड में विद इन एन इकोनॉमी, ये हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें हम अंडर कंसीडरेशन रखते हैं। पहली होती है हमारी नेट इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है हमारी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट व्हिच मेंटेन्स इंटैक्ट अ गिवन स्टॉक ऑफ कैपिटल। Also, the net investment is an investment that enlarges economy's stock of the real capital asset, thereby adding to the productive capacity। नेट इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में एडिशन करेगी, जबकि आपकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक को आप रिप्लेस करेंगे, ये कोई एडिशन नहीं करेगी आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में या आपके प्रॉफिट में, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट जो होगी ओवरऑल भी इंक्रीमेंट शो करेगी। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो इन्वेस्टमेंट होती है, वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट जैसे कि नाम से ही जाहिर है आपकी विलिंगनेस से होगी, और इनवॉलंटरी जो होगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट अनइंटेंशनली आप करेंगे, लोगों को अनअवेयरफुली आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे ताकि आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो सकें। अगर ये अकॉर्डिंग टू द प्लान होगी, व्हेन द एंटरप्रेन्योर्स मेक्स इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट प्लान in order to achieve a given objective, it is called the voluntary investment। और involuntary investment तब होती है जब investment is involuntary incurred by the investor, is also called the involuntary investment। पहले हम आपके ग्राफ्स में आपकी बुक में भी देखते हैं कि यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपकी बुक में क्या लिखा है। नेट इन्वेस्टमेंट वो क्या भी हमने पढ़ा है, आपके ओवरऑल प्रॉफिट में इंक्रीमेंट करेगी, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होगी जो कि आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर मुश्तमिल होती है। इसमें आपके अखराजात जो तोड़ फोड़ और शिकस्त रेख के होते हैं उसमें आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इससे आपके इसमें ज्यादा इजाफा नहीं होता इनकम में, इसलिए इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है वो खाम सरमायाकारी है जो आप जीडीपी में करते हैं इन्वेस्टमेंट, और मुसारफ बदलकारी है, यानी इसमें आप डिप्रिसिएशन का भी कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, जबकि जीडीपी में हम खालिस सरमायाकारी को और मुसारफ बदलकारी को लेते हैं। चीजों की रिप्लेसमेंट का कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होता है। रियल एंड फाइनेंशियल मैंने आप लोगों को अभी स्लाइड्स के जरिए भी समझाया कि हकीकी सरमायाकारी वो होती है जिससे हमारे मुल्क के सरमाया में इजाफा हो, यानी कोई भी नई चीज जो वजूद में आएगी इन्वेस्टमेंट से वो हमारी रियल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इन कंट्रास्ट हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ऐसी सरमायाकारी होती है जो एक इंडिविजुअल करता है, उसके फर्द के नुक्ते नजर से होती है, लेकिन उसका पूरे मुल्क को कोई फायदा नहीं होता। प्राइवेट एंड पब्लिक के बारे में बताया, जो एक जाती तौर पर होगी, एक इंडिविजुअल करेगा वो प्राइवेट होगी, जबकि अगर वो पब्लिक होगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए होगी, हुकूमत इसमें इन्वेस्ट करेगी तो
आपकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। खुद इख्तियार या ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी मैंने आपको ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया। अगर 100 अरब रुपए आपकी आमदनी का हुजम है तो 20 अरब रुपए आपकी खुद इख्तियार इन्वेस्टमेंट होगी, यानी इसमें इंक्रीमेंट कोई नहीं हुआ लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट रही 200 अरब। जैसे ही इसमें इंक्रीज आया तो ये इंड्यूस हो गई, इसके इनकम के इंड्यूस होने से आपकी ये इंक्रीज नहीं हो रही इन्वेस्टमेंट, इस वजह से ये ऑटोनमस कहलाती है, खुद इख्तियारी, यानी इनकम का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, ये इररेलेवेंट टू द इनकम हो जाती है। इसी ग्राफ को मैंने आपको स्लाइड्स में भी शो किया है, वहां से भी आप दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको भी ग्राफ में भी बताया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जहां पर अगर आपकी इनकम 100 है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी 20 होगी। जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो ये बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए पॉजिटिवली स्लोप्ड है क्योंकि ये इंड्यूस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द इनकम। सरमायाकारी के मेयानात या डिटर्मिनेंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से डिटर्मिन होती है, इसको हम अब कल वाले लेक्चर में देखेंगे। तो हम अपना लेक्चर आज यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विजिट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।